हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम समरी देखेंगे द साउंड एंड द फ्यूरी नॉवल की, जो विलियम फॉकनर की बहुत ही फेमस नॉवल है। ये विलियम फॉकनर की 4th नॉवल है और इस पूरे नॉवल में बहुत ही अलग तरह के अनकन्वेंशनल नरेटिव स्टाइल्स का इस्तेमाल है, जिसमें स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का भी उपयोग किया गया है। अगर हम टाइटल की बात करें तो इस नॉवल के टाइटल को मैकबेथ, शेक्सपियर का जो फेमस ड्रामा है मैकबेथ, उससे लिया गया है। जब मैकबेथ बहुत ही उदास होता है तब वो इन वर्ड्स का इस्तेमाल करता है, साउंड एंड द फ्यूरी, तो वहीं से इस टाइटल को लिया गया है। और ये नॉवल पब्लिश हुई थी 1929 में और ये कॉम्पसन फैमिली की कहानी है, जिसमें कॉम्पसन फैमिली, जो कि एक बहुत ही अमीर परिवार होता है, एरिस्टोक्रेटिक फैमिली होती है, वो कैसे डिस्ट्रॉय हो जाती है, उसका कैसे डिस्ट्रक्शन और डाउनफॉल होता है, इसके बारे में बताया गया है। तो चलिए हम लोग अब समरी स्टार्ट करने के पहले कैरेक्टर्स को समझ लेते हैं। जेसन कॉम्पसन III, फादर ऑफ द कॉम्पसन फैमिली। कॉम्पसन फैमिली के ये मुखिया होते हैं, हेड होते हैं, जो कि एक लॉयर हैं। साथ ही साथ ये एक पेसिमिस्ट हैं, एक नेगेटिव इंसान है और अल्कोहलिक हैं, विद सिनिकल ओपिनियंस दैट टॉर्मेंट हिज सन क्वेंटिन। तो उनके अजीबोगरीब विचारों की वजह से उनका बेटा क्वेंटिन हमेशा परेशान रहता है। नेक्स्ट कैरेक्टर है कैरोलिन बेस्कॉम कॉम्पसन, वाइफ ऑफ जेसन कॉम्पसन III। तो ये वाइफ हैं जेसन कॉम्पसन की, अ सेल्फ एब्जॉर्ब न्यूरोटिक, और ये बेकार की बातों की वजह से हमेशा परेशान रहती थी, खासतौर पे अपनी हेल्थ को लेकर। हु हैज़ नेवर शोन अफेक्शन फॉर एनी ऑफ हर चिल्ड्रन, और उन्होंने कभी भी अपने बच्चों के लिए किसी भी तरह का प्यार या अफेक्शन नहीं दिखाया, एक्सेप्ट जेसन। जेसन जो उनका बेटा होता है वही कैरोलिन का फेवरेट होता है, whom she seems to like only because he takes after her side of the family। जेसन भी कैरोलिन को इसीलिए पसंद था क्योंकि जेसन कैरोलिन की फैमिली की तरह दिखा करता था, कैरोलिन के माता पिता की तरह और कैरोलिन की तरह दिखता था जेसन, इसलिए कैरोलिन को पसंद था। इन हर ओल्ड एज शी हैज़ बिकम एन एब्यूसिव हाइपोकॉन्ड्रियाक। हाइपोकॉन्ड्रियाक ऐसे इंसान को कहते हैं जो हमेशा अपनी सेहत को लेकर परेशान रहता है, बेकार में, कोई बीमारी नहीं होती फिर भी परेशान रहता है। तो जब कैरोलिन बूढ़ी हो जाती है तो वो भी एक हाइपोकॉन्ड्रियाक हो जाती है और एब्यूज़ करती है, लोगों को भला बुरा कहती है। नेक्स्ट कैरेक्टर है क्वेंटिन कॉम्पसन, बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है ये, द ओल्डेस्ट कॉम्पसन चाइल्ड। तो ये सबसे बड़ा बेटा होता है कॉम्पसन फैमिली का, पैशनेट एंड न्यूरोटिक, और ये काफ़ी पैशनेट है अपने रिलेशंस के लिए, लेकिन ये भी परेशान रहता है और लास्ट में परेशानी की वजह से ही ये सुसाइड कर लेता है, एज द ट्रैजिक कल्मिनेशन ऑफ ए डैमेजिंग इन्फ्लुएंस ऑफ हिज फादर्स पेसिमिस्टिक फिलोसफी एंड हिज इनएबिलिटी टू कोप विथ हिज सिस्टर्स सेक्शुअल प्रोमिस्क्यूटी। तो वो सुसाइड क्यों करता है? इसीलिए क्योंकि वो अपने अल्कोहलिक फादर, अपने शराबी पिता की जो सोच है उसकी वजह से परेशान रहता है, और इसके साथ साथ उसकी बहन जो थी वो प्रोमिस्कस होती है, यानी उसके बहुत सारे पार्टनर्स होते हैं, सेक्सुअल पार्टनर्स और अफेयर्स होते हैं, और इसी वजह से परेशान होकर क्वेंटिन अपनी जान दे देता है। नेक्स्ट कैरेक्टर है कैंडिस कैडी कॉम्पसन का, द सेकेंड कॉम्पसन चाइल्ड, स्ट्रॉन्ग विल्ड येट कैरिंग। तो जो कैडी कॉम्पसन है वो सेकेंड चाइल्ड है क्वेंटिन के बाद, और वो काफ़ी केयरिंग लड़की है, बेंजीज ओनली रियल केयर गिवर एंड क्वेंटिन्स बेस्ट फ्रेंड। तो जो कैडी है वो बेंजी जो सिबलिंग है, बेंजी बेसिकली मंद बुद्धि होता है और बेंजी की देख रेख किया करती थी कैडी, और क्वेंटिन की भी बहुत अच्छी दोस्त बनकर कैडी रहती है। तो कैडी सेकेंड चाइल्ड है कॉम्पसन फैमिली की। अकॉर्डिंग टू फॉकनर, कैडी इज़ द ट्रू हीरो ऑफ द नॉवल। कैडी नेवर डेवलप्स अ वॉइस, rather her brother's emotions towards her provide the development of her character। तो कैडी खुद कभी कुछ नरेट नहीं करती, सिर्फ उसके भाई कैडी के बारे में बताते हैं पूरे नॉवल में, और कैडी के ही बारे में यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे थे, जो कि थोड़ी सी प्रोमिस्कस थी, उसके बहुत सारे पार्टनर्स होते हैं। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है वो है जेसन कॉम्पसन IV, द बिटर ओपनली रेसिस्ट थर्ड चाइल्ड हु इज़ ट्रबल्ड बाय मॉनेटरी डेट एंड सेक्शुअल फ्रस्ट्रेशन। तो ये थर्ड चाइल्ड है और वो हमेशा उसके ऊपर कर्जे होते हैं, और उन कर्जों से निपटने के लिए ही वो हमेशा पैसे के बारे में सोचता रहता है। ही वर्क्स एट अ फार्मिंग गुड स्टोर ओन्ड बाय अ मैन नेम्ड अर्ल एंड बिकम्स हेड ऑफ द हाउस होल्ड इन 1912। तो वो फार्मिंग गुड्स की दुकान में काम किया करता था, जिसका मालिक अर्ल नाम का व्यक्ति होता है, और फाइनली 1912 में वो कॉम्पसन फैमिली का हेड बन जाता है, जब कॉम्पसन फैमिली के मुखिया जेसन
और सबसे बड़ा बेटा क्विंटिन, दोनों जब मर जाते हैं तो जेसन कॉम्सन 4 जो है वो हाउस होल्ड का यानी कि परिवार का हेड बन जाता है। हैज़ बीन एम्बेजलिंग मिस क्विंटिन सपोर्ट पेमेंट्स फॉर ईयर्स। तो जैसे कि मैंने बताया कि हमेशा पैसे के लिए परेशान रहता था और इसीलिए वो कैडी की बेटी होती है एक मिस क्विंटिन, तो मिस क्विंटिन के लिए कैडी जो है पैसे भेजा करती थी और उन पैसों को ये जेसन कॉम्सन रख लिया करता था अपने पास। तो वो हम आगे समरी में देखेंगे। नेक्स्ट कैरेक्टर है बेंजामिन, निकनेम्ड बेंजी, बॉर्न मौरी। तो बेंजामिन, जिसका बचपन में नाम मौरी हुआ करता था, जैसे मैंने बताया आपको कि ये एक मेंटली चैलेंज्ड बच्चा था और थोड़ा सा मंद बुद्धि था। हु इज़ अ कॉन्स्टेंट सोर्स ऑफ शेम एंड ग्रीफ फॉर हिज फैमिली। और इसी वजह से पूरा परिवार शर्मिंदा होता था बेंजामिन की वजह से, क्योंकि वो मंद बुद्धि था, इसलिए खासतौर पे उसकी माँ को बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी होती थी। हु इंसिस्टेड ऑन हिज नेम चेंज टू बेंजामिन। और उसकी मम्मी ने ही कहा कि मौरी से उसका नाम हटाकर बेंजामिन कर दो, तो इसलिए उसका नाम बेंजामिन हो गया। कैडी इज़ द ओनली फैमिली मेम्बर हु शोज़ एनी जेन्युइन लव टूवर्ड्स हिम। और कैडी ही सिर्फ वो फैमिली मेम्बर है जो बेंजामिन के लिए जिसके मन में प्यार है। लस्टर अल्बीट ब्रेजिंगली शोज़ कंसर्न फॉर हिम ओकेजनली। तो लस्टर एक सर्वेंट होता है और वो बेंजामिन का ख्याल रखा करता था बेजिगरली, यानी कि उसे ये काम करना पसंद नहीं था। वो उसे ग्रजेस थे उसके मन में कि वो मंदबुद्धि बच्चे का ख्याल रख रहा है, वो सर्वेंट लस्टर, लेकिन फिर भी वो बेंजामिन का ख्याल रखा करता था। हैज़ एन ऑलमोस्ट एनिमल लाइक सिक्स सेंस अबाउट पीपल। तो बेंजामिन हालांकि मंदबुद्धि है, लेकिन उसे लोगों के बारे में एकदम जानवरों जैसा सिक्स सेंस है, वो पहले से ही पता कर लेता था किसी भी इंसान के बारे में। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है वो है डिल्सी गिब्सन, द मैट्रियार्क ऑफ द सर्वेंट फैमिली। तो कॉम्सन फैमिली के यहाँ बहुत सारे नौकर चाकर थे और उन सभी नौकरों की जो मम्मी थी, मैट्रियार्क यानी कि जो मम्मी थी, उनका नाम था डिल्सी गिब्सन, विच इंक्लूड्स हर ओन 3 चिल्ड्रन। और डिल्सी गिब्सन के 3 बच्चे थे, वर्ष, फ्रॉनी एंड टीपी, एंड हर ग्रैंड चाइल्ड लस्टर, फ्रॉनी सन। तो लस्टर जो था वो फ्रॉनी का बेटा था। ये सभी नौकर कॉम्सन फैमिली के यहाँ रहते थे। दे सर्व एज बेंजामिन केयर टेकर्स थ्रू आउट हिज लाइफ। और ये सभी लोग बेंजामिन का ख्याल रखते थे उसकी पूरी जिंदगी भर। एन ऑब्जर्वर ऑफ द कैम्सन फैमिली डिक्लाइन। और डिल्सी गिब्सन ऑब्जर्व करती है कि कैसे कॉम्सन फैमिली की डिक्लाइन होती है और फाइनली पूरी फैमिली डिस्ट्रॉय हो जाती है। और 8th जो कैरेक्टर है वो है मिस क्विंटिन कॉम्सन। तो मिस क्विंटिन कॉम्सन कैडी की बेटी होती है। कैडी जिसके बारे में हमने यहाँ पर पढ़ा, तो सेकेंड कॉम्सन चाइल्ड जो थी उसकी बेटी थी मिस क्विंटिन कॉम्सन। और उसका जो नाम था वो उसके अंकल, उसके मामा के नाम के ऊपर रखा गया था, क्विंटिन के नाम पर। जो सबसे बड़ा बेटा था क्विंटिन, जो बाद में सुसाइड कर लेता है, उसके नाम पर उस बच्ची का नाम पड़ा था क्विंटिन। तो वो कैडी की बेटी होती है, हु गोज टू लिव विद द कॉम्सन्स व्हेन हर्बर्ट डाइवोर्सेस कैडी। तो हर्बर्ट नाम का एक इंसान होता है, वो कैडी को तलाक दे देता है और इसीलिए मिस क्विंटिन कॉम्सन कॉम्सन्स के साथ रहने लगती है। शी इज़ वाइल्ड एंड प्रोमिस्कस एंड इवेंचुअली रन्स अवे फ्रॉम होम। और अपनी माँ की तरह वो भी प्रोमिस्कस होती है और घर से भाग जाती है। और कहीं कहीं पे उसे क्विंटिन 2 भी कहा गया है, और मिस क्विंटिन बाय रीडर्स टू डिस्टिंग्विश हर फ्रॉम हर अंकल फॉर हुम शी वॉज नेम्ड। तो अपने उसके अंकल का भी नाम क्विंटिन था, तो उससे सेपरेट करने के लिए कहीं कहीं पे उसे क्विंटिन 2 या मिस क्विंटिन भी लिखा गया है। तो ये सारे कैरेक्टर्स थे। अब चलिए हम लोग समरी को स्टार्ट करते हैं। तो पूरी नॉवल जो है वो 4 पार्ट में डिवाइडेड है। सबसे पहला पार्ट शुरू होता है अप्रैल 7, 1928 को। द फर्स्ट सेक्शन ऑफ द नॉवल इज नरेटेड बाय बेंजामिन बेंजी कॉम्सन, अ सोर्स ऑफ शेम टू द फैमिली, प्राइमरली हिज मदर, ड्यू टू हिज डिमिनिश्ड मेंटल कैपेसिटी। तो नॉवल का जो फर्स्ट पार्ट है वो बेंजामिन ने नरेट किया है, वो बच्चा जो थोड़ा सा मेंटली चैलेंज्ड है और इसीलिए पूरा परिवार शर्मिंदगी महसूस करता है, खासतौर पे उसकी मम्मी। द ओनली कैरेक्टर्स हु शो जेन्युइन केयर फॉर हिम आर कैडी, हिज ओल्डर सिस्टर, एंड डिल्सी, अ मैटरनली फैमिली रिटेनर। तो सिर्फ 2 ही लोग ऐसे होते हैं जो बेंजी के प्रति केयर दिखाते हैं, एक उसकी बहन कैडी, बड़ी बहन, और डिल्सी जो उस परिवार की सर्वेंट होती है वो।
बेंजीज नरेटिव इज अ सीरीज ऑफ नॉन क्रोनोलॉजिकल इवेंट्स प्रेजेंटेड इन अ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। तो बेंजी जो भी कुछ नरेट करता है वो आगे पीछे है, नॉन क्रोनोलॉजिकल है पूरा, और स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का उपयोग करके वो पूरा नरेशन करता है, यानी जो भी उसके माइंड में और दिमाग में आता जाता है उस चीज़ को वो बोलता जाता है। इन दिस सेक्शन वी सी बेंजीज 3 पैशंस। तो इस सेक्शन में हमें पता चलता है कि बेंजी को 3 चीज़ें पसंद है, फायर आग, द गोल्फ कोर्स ऑन लैंड दैट यूज टू बिलोंग टू द कॉम्सन फैमिली, फिर वो जगह जहाँ पर गोल्फ खेला करती थी कॉम्सन फैमिली, एंड हिज सिस्टर कैडी, और तीसरी चीज़ जो उसे सबसे पसंद है वो उसकी बड़ी बहन कैडी है। बट बाय 1928 कैडी हैज़ बीन बैनिश्ड फ्रॉम द कॉम्सन फैमिली आफ्टर हर हस्बैंड डाइवोर्स्ड हर। लेकिन 1928 तक कैडी जो है, कॉम्सन परिवार कैडी को अपने घर से भगा देता है, इसीलिए क्योंकि कैडी के हस्बैंड उसे डाइवोर्स दे देते हैं, बिकॉज हर चाइल्ड वॉज नॉट हिज, क्योंकि उसका जो बच्चा होता है कैडी का वो उसके हस्बैंड का नहीं होता है, वो बहुत ही प्रोमिस्कस होती है और वो पता नहीं किस लवर का बच्चा होता है उसके पेट में, और इसीलिए उसका हस्बैंड उसे डाइवोर्स दे देता है। एंड द फैमिली हैज़ हैड टू सेल पैस्चर लैंड टू अ लोकल गोल्फ क्लब टू फाइनेंस क्वेंटिन हार्वर्ड एजुकेशन। और फिर कॉम्सन फैमिली को उनकी ज़मीन बेचनी पड़ती है एक लोकल गोल्फ क्लब को, ताकि उस पैसे से वो लोग बड़े बेटे क्वेंटिन को हार्वर्ड भेज सके पढ़ाई लिखाई करने के लिए। इन द ओपनिंग सीन बेंजी अकम्पनीड बाय लस्टर, अ सर्वेंट बॉय, वॉचेस golfers on a nearby golf course as he waits to hear them call Caddy, the name of his favorite sibling. तो ओपनिंग सीन में ये दिखाया गया है कि बेंजी सर्वेंट लस्टर के साथ गोल्फर्स को देख रहा होता है जो गोल्फ खेल रहे होते हैं, और वो वेट कर रहा होता है कि कब वो लोग कैडी बुलाएंगे, क्योंकि कैडी नाम उसे बहुत पसंद था, क्योंकि वो उसकी बड़ी बहन का नाम था। When one of them calls for his golf caddy, Benji's mind embarks on a whirlwind कोर्स ऑफ मेमोरीज ऑफ हिज सिस्टर कैडी। तो जब वो गोल्फर कैडी कहता है, कैडी शब्द, तो बेंजी के दिमाग में उसकी बड़ी बहन कैडी आ जाती है और कैडी से जुड़ी हुई कुछ मेमोरीज आती हैं, फोकसिंग ऑन वन क्रिटिकल सीन, और उसके दिमाग में फिर एक सीन आ जाता है। इन 1898 व्हेन देयर ग्रैंडमदर डाइड, द 4 कॉम्सन चिल्ड्रन वर फोर्स्ड टू प्ले आउटसाइड ड्यूरिंग द फ्यूनरल। तो 1898 में जब उनकी ग्रैंडमदर मर जाती है तो उन चारों कॉम्सन बच्चों को बाहर खेलने के लिए भेज दिया जाता है जब अंतिम संस्कार चल रहा होता है। इन ऑर्डर टू सी वॉट वॉज गोइंग ऑन इनसाइड, कैडी क्लाइम्ड अ ट्री इन द यार्ड एंड वाइल लुकिंग इनसाइड हर ब्रदर्स क्वेंटिन, जेसन एंड बेंजी लुक्ड अप एंड नोटिस दैट हर अंडरवेयर वॉज मडी। तो अंदर घर के अंदर झांकने के लिए कैडी जो बहन होती है वो पेड़ पर चढ़ जाती है और अंदर देखने लगती है, और उसके तीनों भाई क्वेंटिन, जेसन और बेंजी ऊपर देखते हैं, और तब उन्हें कैडी की अंडरवेयर दिखती है जो कि मटमैली हो चुकी थी, मडी हो चुकी थी। दिस इज़ बेंजीज फर्स्ट मेमोरी, और ये जो सीन है, ये मेमोरी है, बेंजी के दिमाग में अटक गई है। एंड ही एसोसिएट्स कैडी विद ट्रीज थ्रू आउट द रेस्ट ऑफ हिज आर्क, ऑफन सेइंग दैट शी स्मेल्स लाइक ट्रीज। और वो उस दिन से हमेशा के लिए कैडी को पेड़ों के साथ एसोसिएट करने लगा, और इनफैक्ट वो कहता है कि कैडी की स्मेल जो है वो पेड़ों जैसी है। Other crucial memories in this section are Benji's name of change, originally Maury after his maternal uncle in 1900 upon the discovery of his disability. और भी कुछ memories इस पर्टिकुलर सीन में डिस्कस किए गए हैं, जैसे कि बेंजी का नाम जो कि पहले मौरी था, और मौरी नाम इसलिए रखा गया था क्योंकि वो उसके मामा का नाम था, लेकिन बाद में जब पता चला कि वो डिसेबल्ड है और दिमागी रूप से अपंग है, तब उसका नाम फिर मौरी से चेंज करके बेंजामिन या बेंजी रख दिया गया। द मैरिज एंड डाइवोर्स ऑफ कैडी, उसके बाद फिर और एक मेमोरी जो बेंजामिन को याद है वो ये है कि कैसे उसकी बहन कैडी की शादी हुई और फिर डाइवोर्स भी हो गया। एंड बेंजीज कैस्ट्रेशन रिजल्टिंग फ्रॉम एन अटैक ऑन अ गर्ल दैट इज एल्यूडेड टू ब्रीफली विद इन दिस चैप्टर व्हेन अ गेट इज लेफ्ट अनलैश्ड एंड बेंजी इज आउट अनसुपरवाइज्ड। इसके अलावा एक और मेमोरी का जिक्र होता है जहाँ पर बेंजी के प्राइवेट ऑर्गन्स को निकाल दिया गया है, इसीलिए क्योंकि जब गेट खुला था एक बार, तब बेंजी एक लड़की के ऊपर अटैक कर देता है और इसीलिए उसे कैस्ट्रेट कर दिया गया है। और यहीं पर हमारा पार्ट 1 ख़त्म हो जाता है। अभी नेक्स्ट फिर शुरू होता है पार्ट 2, जो कि जून 2 1910 का पार्ट है। तो ये जो सेक्शन है वो क्वेंटिन बोल रहा है।
Quentin, the most intelligent of the Compson children, gives the novel's best example of Faulkner's narrative technique. तो ये बहुत ही अच्छा नरेटिव टेक्निक के साथ बोला गया पार्ट है. वी सी हिम एज अ फ्रेशमैन एट हार्वर्ड. तो फाइनली वो हार्वर्ड में एडमिशन लेता है. वॉन्डरिंग द ट्रीज ऑफ कैम्ब्रिज, वॉन्डरिंग द स्ट्रीट्स ऑफ कैम्ब्रिज, और कैम्ब्रिज में घूमा करता था. कॉन्टेम्पलेटिंग डेथ एंड रिमेंबरिंग हिज फैमिलीज एस्ट्रेंजमेंट फ्रॉम हिज सिस्टर कैडी. और बार बार उसके दिमाग में बस यही एक चीज़ आती है कि कैसे उसकी जो बहन थी, उसके न्यूमरस अफेयर्स, इतने सारे अफेयर्स हो गए और वो प्रोमिस्कस निकली, जिसकी वजह से उसकी जो पूरी फैमिली है उसकी बेइज्जती हुई. और इसीलिए वो हमेशा मौत के बारे में और इन्हीं सब चीज़ों के बारे में सोचता रहता था. क्वेंटिन्स मेन ऑब्सेशन इज़ कैडीज वर्जिनिटी एंड प्योरिटी. तो क्वेंटिन को इस बात का बुरा लगता है कि जो कैडी है वो प्योर नहीं रह गई, वर्जिन नहीं रह गई. He is obsessed with southern ideals of chivalry and is strongly protective of women, especially his sister. तो उसके मन में यही सब है कि कैसे लड़कियों को या औरतों को कैसे बिहेव करना चाहिए, और वो अपनी सिस्टर को लेके काफ़ी पॉजेसिव है. When Caddy engages in sexual promiscuity, Quentin is horrified. तो जब कैडी इस तरह का काम करती है, हस्बैंड होने के बावजूद वो लवर्स बनाती है और प्रोमिस्कस हो जाती है, तो क्वेंटिन को बहुत बुरा लगता है इस बात का. ही टर्न्स टू हिज फादर फॉर हेल्प एंड काउंसिल, बट द प्रैग्मेटिक मिस्टर कॉम्सन टेल्स हिम दैट वर्जिनिटी इज़ इन्वेंटेड बाय मेन एंड शुड नॉट बी टेकन सीरियसली. तो जब वो अपने फादर को ये सब बताता है तो उसके फादर तो वैसे भी अल्कोहलिक थे और नेगेटिव इंसान थे, बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल प्रैग्मेटिक इंसान होते हैं. वो बोलते हैं कि अरे ये वर्जिनिटी वगैरह जो है वो लोगों ने बस इन्वेंट कर दी है, आविष्कार किया है, और इसीलिए तुम इस चीज़ को सीरियसली मत लो. ही ऑल्सो टेल्स क्विंटिन दैट टाइम विल हील ऑल. और वो क्विंटिन को ये भी बोलते हैं कि तुम चिंता मत करो, समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा. क्विंटिन स्पेंड्स मच ऑफ हिज टाइम ट्राइंग टू प्रूव हिज फादर रॉन्ग बट इज़ अनेबल टू डू सो. तो क्विंटिन अपना बहुत सारा समय ये चीज़ करने में बिताता है कि उसके पापा ने जो कुछ भी कहा वो गलत है, लेकिन वो अपने फादर को कभी भी गलत प्रूव नहीं कर पाता. शॉर्टली बिफोर क्विंटिन लीव्स फॉर हार्वर्ड in the fall of 1909, Caddy becomes pregnant by a lover she is unable to identify. तो जब क्वेंटिन हार्वर्ड के लिए निकल रहा होता है तभी उसे पता चलता है कि कैडी एक दूसरे इंसान की वजह से प्रेग्नेंट हो गई है, और उसे ये तक नहीं पता है कि वो जो बच्चा है उसके पेट में वो किसका बच्चा है. परहैप्स डाल्टन एमिस whom क्वेंटिन कन्फ्रंट्स. लेकिन क्वेंटिन को शक होता है कि शायद वो डाल्टन एमिस नाम का कोई बंदा है जिसने उसको प्रेग्नेंट किया है कैडी को. द टू फाइट. उसके बाद क्वेंटिन उस डाल्टन एमिस के पास जाता है और दोनों लोग लड़ते हैं, विथ क्वेंटिन लूजिंग डिस्ग्रेसफुली. लेकिन क्वेंटिन उस लड़ाई में हार जाता है एंड कैडी वोइंग फॉर क्वेंटिन सेक नेवर टू स्पीक टू डाल्टन अगेन. और कैडी कसम खाती है कि वो फिर से कभी डाल्टन से बात नहीं करेगी. क्वेंटिन टेल्स हिज फादर दैट दे हैव कमिटेड इंसेस्ट बट हिज फादर नोज दैट ही इज़ लाइंग. तो क्वेंटिन ये सब बताता है अपने फादर को, लेकिन उसके फादर कहते हैं कि तुम झूठ बोल रहे हो. इन हिज माइंड ही फील्स अ नीड टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर कैडीज सिन. तो उसके दिमाग में हमेशा ये बात चलती रहती है कि कैडी ने पाप किया है और वो कैसे इस पाप से छुटकारा पाए. प्रेग्नेंट एंड अलोन, कैडी देन मैरीज हर्बर्ट हेड whom क्वेंटिन फाइंड्स रिपल्सिव. और जब फिर कैडी प्रेग्नेंट हो जाती है और अकेले हो जाती है तो उसे डर सताता है कि वो उस बच्चे को किसका नाम देगी, और इसीलिए वो हर्बर्ट हेड से शादी कर लेती है, जिसको क्वेंटिन बिल्कुल पसंद नहीं करता था. बट कैडी इज़ रेसोल्यूट, शी मस्ट मैरी बिफोर द बर्थ ऑफ हर चाइल्ड. तो क्वेंटिन पसंद नहीं करता था उस आदमी को, हर्बर्ट हेड को, लेकिन कैडी कहती है कि मेरे बच्चे के जन्म के पहले मुझे शादी करनी होगी. हर्बर्ट फाइंड्स आउट दैट द चाइल्ड इज़ नॉट हिज एंड सेंड्स कैडी एंड हर न्यू डॉटर अवे इन शेम. तो जब हर्बर्ट को पता चलता है कि वो बच्चा उसका नहीं है, तो वो कैडी को और उसके नए बच्चे को, जो कि बेटी होती है, उन दोनों को वहाँ से भगा देता है. ही ऑल्सो रिसाइन्स हिज ऑफर ऑफ ए बैंक जॉब टू कैडीज ब्रदर जेसन हु होल्ड्स कैडी रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज मिसफॉर्च्यून. और हर्बर्ट के कारण कैडी के भाई जेसन को जो बैंक जॉब मिलने वाली थी, वो बैंक जॉब भी जेसन को नहीं मिलती, और इसी वजह से जेसन हमेशा के लिए कैडी से रिश्ता तोड़ लेता है, क्योंकि वो कैडी को रिस्पॉन्सिबल ठहराता है कि उसकी वजह से उसे जॉब नहीं मिली है. क्वेंटिन्स वॉन्डरिंग्स थ्रू हार्वर्ड एज ही कट्स क्लासेस फॉलो द पैटर्न ऑफ हिज हार्ट ब्रेक ओवर लूजिंग कैडी. तो क्वेंटिन हार्वर्ड में यही सब सोचता हुआ घूमा करता था. फॉर इंस्टेंस ही मीट्स अ स्मॉल इटालियन इमिग्रेंट गर्ल हु स्पीक्स नो इंग्लिश.
और फिर उसे एक छोटी सी लड़की मिलती है जो इटली से आई थी और उसे इंग्लिश नहीं आती. Significantly, he calls her sister and spends much of the day trying to communicate with her and to care for her by finding her home to no avail. तो वो उसे बहन बुलाया करता था और उससे कम्युनिकेट करने की कोशिश करता था और उसकी केयर किया करता था, लेकिन ये सब चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं हुआ. He thinks sadly of the downfall and squalor of the South after the American Civil War. तो अमेरिकन सिविल वॉर में कैसे जो नॉर्थ और साउथ दो पार्ट्स थे अमेरिका के, जिसमें नॉर्थ का जो पार्ट था वो जीता था और साउथ हार गया था. इस चीज़ के बारे में भी वो बार बार सोचता है, इसीलिए क्योंकि वो साउथ अमेरिकन था. टॉर्मेंटेड बाय हिज कॉन्फ्लिक्टिंग थॉट्स एंड इमोशंस, क्वेंटिन कमिट्स सुसाइड बाय ड्राउनिंग. तो इस तरह की सारी नेगेटिव चीज़ें सोच कर वो इतना परेशान हो जाता है कि फाइनली वो डूब कर आत्महत्या कर लेता है. और यहीं पे पार्ट 2 ख़त्म हो जाता है. अभी नेक्स्ट पार्ट शुरू होता है अप्रैल 6, 1928 को. द थर्ड सेक्शन इज नरेटेड बाय जेसन, द थर्ड चाइल्ड. तो अब जो थर्ड सेक्शन है वो तीसरा बच्चा जेसन नरेट करता है एंड इज मदर्स कैरोलिन्स फेवरेट, और वो अपनी मम्मी का फेवरेट था. आयरॉनिकली ही इज़ द ओनली चाइल्ड हु डज नॉट वांट, नीड और रिटर्न हर लव. लेकिन वो ऐसा बच्चा था जिसे अपनी मम्मी के प्यार की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि उसके लिए पैसा ही सब कुछ था. ही टेक्स प्लेस द डे बिफोर बेंजीज सेक्शन ऑन गुड फ्राइडे. तो बेंजी के सेक्शन के पहले ये वाक़या होता है गुड फ्राइडे के दिन. ऑफ द 3 ब्रदर्स सेक्शन, जेसन्स इज़ द मोस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड, रिफ्लेक्टिंग हिज सिंगल माइंडेड डिज़ायर फॉर मटीरियल वेल्थ. तो तीनों भाइयों में से सबसे ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड सेक्शन है ये, और इससे पता चलता है कि जेसन को बस पैसे का ही लालच था. दिस डिज़ायर इज़ मेड एविडेंट बाय हिज बैड इन्वेस्टमेंट्स इन द कॉटन मार्केट विच सिम्बलाइज द फाइनेंशियल डिक्लाइन ऑफ द साउथ. और उसका जो ये डिज़ायर था पैसा हासिल करने का, इसलिए उसने बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स कर रखे थे, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि वो सारे इन्वेस्टमेंट्स डूब गए जब साउथ अमेरिका हार गया सिविल वॉर में. और इस वजह से भी जेसन हमेशा परेशान रहा करता था क्योंकि उसका बहुत सारा पैसा डूब गया था. बाय 1928 जेसन इज़ द इकोनॉमिक फाउंडेशन ऑफ द फैमिली आफ्टर हिज फादर्स डेथ. तो जब 1928 शुरू हुआ तो उसके फादर ख़त्म हो गए जेसन के, और वही फैमिली हेड बन गया, इकोनॉमिक फाउंडेशन बन गया फैमिली का. ही सपोर्ट्स हिज मदर बेंजी एंड मिस क्वेंटिन. और वो अपनी मम्मी, अपने छोटे भाई बेंजी और मिस क्वेंटिन का ख्याल रखता है. मिस क्वेंटिन कैडी की बेटी होती है, एज वेल एज द फैमिली सर्वेंट्स. इसके अलावा वो बाकी के फैमिली के सर्वेंट्स का भी ख्याल रखता है. हिज रोल मेक्स हिम बिटर एंड सिनिकल विथ लिटिल ऑफ द पैशनेट सेंसिटिविटी दैट वी सी इन हिज ओल्डर ब्रदर एंड सिस्टर. तो इतनी सब जिम्मेदारियां निभाते निभाते वो बहुत ही ज़्यादा उसके अंदर कड़वाहट भर जाती है, और उस तरह की ज़रा भी सेंसिटिविटी उसके अंदर नहीं थी जैसा उसके बड़े भाई और बहन में थी. He goes so far as to blackmail Caddy into making him Miss Quentin's sole guardian, then uses that role to steal the support payments that Caddy sends for her daughter. तो वो कैडी जो कि घर से दूर रहा करती थी, उसको भगा दिया गया था. तो कैडी को वो ब्लैकमेल करता था कि तुम मुझे अपनी बेटी मिस क्वेंटिन का गार्डियन बना दो, मैं उसकी देखभाल करूँगा और इसीलिए तुम पैसे भेजा करो. तो जब कैडी मिस क्वेंटिन के लिए पैसे भेजती थी तो जेसन उस पैसे को चुरा लिया करता था. देन यूजेस दैट रोल टू स्टील द सपोर्ट पेमेंट्स दैट कैडी सेंड्स फॉर हर डॉटर. तो कैडी अपनी बेटी के लिए जो पैसे भेजती थी, जेसन उसको चुरा लेता था. अमाउंटिंग टू टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डॉलर ओवर 15 ईयर्स. तो 15 साल तक वो भेजती रही और वो सारे पैसे को जेसन ने चुरा लिया टू मेंटेन अ मिस्ट्रेस इन मेम्फिस एंड प्ले द स्टॉक मार्केट. और उस पैसे से वो स्टॉक मार्केट में पैसा लगाता था, और उसने अपने लिए एक मिस्ट्रेस, एक गर्लफ्रेंड भी बना ली थी मेम्फिस में. मिस क्वेंटिन एंड हर बॉयफ्रेंड लवर रिकॉप सम ऑफ द फंड्स विच जेसन एम्बेजल्ड बाय stealing his strong box in which he kept thousands of dollars in cash. तो मिस क्वेंटिन फाइनली कैडी की तरह ही निकलती है, अपनी माँ की तरह, और वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ जेसन के उस सारे पैसे को, जेसन ने जो पैसे अपने बॉक्स में रखे हुए थे, वो पैसे जो मिस क्वेंटिन की माँ कैडी भेजा करती थी, इसके अलावा जेसन के भी कुछ पैसे उस बॉक्स में रखा करते थे, वो सारे पैसे लेकर क्वेंटिन अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग जाती है एक दिन. सो दिस इज़ द फर्स्ट सेक्शन. इट फॉलोज द कोर्स ऑफ गुड फ्राइडे. गुड फ्राइडे के दिन ये सब होता है.
A day in which Jason decides to leave work to search for Miss Quentin, who has run away again, seemingly in pursuit of mischief. तो जेसन अपना काम छोड़कर मिस क्वेंटिन को ढूंढना शुरू करता है जब मिस क्वेंटिन भाग जाती है अपने लवर के साथ, और उसे वो ढूंढता रहता है, और वहीं पे पार्ट 3 ख़त्म हो जाता है. नेक्स्ट पार्ट शुरू होता है अप्रैल 8, 1928 को. तो अप्रैल 8, 1928 इज़ ईस्टर संडे. ईस्टर संडे होता है उस दिन. दिस सेक्शन, द ओनली वन विदाउट अ सिंगल फर्स्ट पर्सन नरेटर, फोकसेस ऑन डिल्से. तो यहाँ पर कोई फर्स्ट पर्सन नरेटर नहीं है, और ये जो पार्ट है वो डिल्से, जो कि सर्वेंट्स की माँ होती है, उसके ऊपर है. द पावरफुल मैट्रियार्क ऑफ द ब्लैक फैमिली सर्वेंट्स. तो वो जो सारे ब्लैक्स होते हैं, अफ्रीकन सर्वेंट्स जो वहाँ रह रहे होते हैं, उनकी जो माँ होती है डिल्से, उनके बारे में है. शी, इन कॉन्ट्रास्ट टू द डिक्लाइनिंग कॉम्सन्स, draws a great deal of strength from her faith, standing as a proud figure amid a dying family. तो वो कॉम्सन्स की तरह नहीं है. वो अपने रिलीजन को बहुत ज़्यादा फॉलो करती है, अपनी आस्था पर उसे यकीन है, और इसीलिए वो चर्च जाती है उस दिन, क्योंकि ईस्टर होता है. ऑन दिस ईस्टर संडे डिल्से टेक्स हर फैमिली एंड बेंजी टू द कलर्ड चर्च. तो उस दिन ईस्टर संडे को डिल्से अपनी फैमिली और बेंजी को कलर्ड चर्च लेकर जाती है. कलर्ड चर्च वो चर्च होता है जो ब्लैक्स के लिए अलग से था, वहाँ पर कोई वाइट लोग नहीं जाते थे. डिल्से इज़ मिसट्रीटेड एंड अब्यूज्ड बट नेवरथलेस रिमेन्स लॉयल. तो कभी कभी डिल्से के साथ बहुत बुरा व्यवहार होता है, लेकिन फिर भी वो लॉयल रहती है. शी, विद द हेल्प ऑफ हर ग्रैंडसन लस्टर, केयर्स फॉर बेंजी. तो इतना कॉम्सन्स उसके साथ बुरा बर्ताव करते हैं, लेकिन फिर भी वो अपने ग्रैंडसन लस्टर के साथ बेंजी की केयर करती है. एज शी टेक्स हिम टू चर्च एंड ट्राइज टू ब्रिंग हिम टू सैल्वेशन. और वो बेंजी को चर्च भी ले जाती है ताकि बेंजी को सैल्वेशन, मुक्ति मिले, मोक्ष मिले. द प्रीचर्स सर्मन इंस्पायर हर टू वीप फॉर द कॉम्सन फैमिली, रिमाइंडिंग हर दैट शी इज सीन द फैमिली थ्रू इट्स डिस्ट्रक्शन विच शी इज़ नाउ विटनेसिंग. तो जब वहाँ पर जो प्रीचर होते हैं, वो जब सरमन बोलने लगते हैं, वहाँ पे प्रेयर वगैरह चालू होती है, तो जो डिल्से है वो रोने लगती है कॉम्सन फैमिली के लिए, और उसे वो सारी बातें याद आने लगती हैं कि इस कॉम्सन फैमिली के साथ क्या क्या बुरा हुआ. मीनवाइल द टेंशन बिटवीन जेसन एंड मिस क्वेंटिन रीचेज इट्स इनएविटेबल कंक्लूजन. और फिर जेसन और मिस क्वेंटिन के बीच में एक कंक्लूजन आता है. क्या कंक्लूजन आता है? द फैमिली डिस्कवर्स दैट मिस क्वेंटिन हैज़ रन अवे इन द मिडल ऑफ द नाइट विद अ कार्निवल वर्कर. फाइनली उनको पता चलता है कि मिस क्वेंटिन जो है वो अपने लवर के साथ भाग गई. उसका लवर एक मेले में काम करने वाला वर्कर था. हैविंग फाउंड अ स्ट्रॉन्ग बॉक्स इन विच जेसन हैड अ हिडन कलेक्शन ऑफ कैश एंड टेकन बोथ हर मनी, द सपोर्ट फ्रॉम कैडी विच जेसन हैड स्टोलन. तो और ये भी पता चलता है जेसन को कि मिस क्वेंटिन उस डब्बे को भी ले गई है जिस डिब्बे में वो सारे पैसे रखे हुए थे. वो पैसे जो जेसन कैडी से चुराया करता था. उसकी माँ जब मिस क्वेंटिन के लिए पैसे भेजती थी, तो जेसन जो पैसे को चुराता था उसी पैसे को लेकर मिस क्वेंटिन भाग जाती है. एंड हर मनी ऑब्सेस्ड अंकल्स लाइफ सेविंग्स. और वो जेसन जो थोड़े से सेविंग्स उस डिब्बे में रखा करता था, उसे भी वो ले जाती है. जेसन कॉल्स द पुलिस एंड टेल्स देम दैट हिज मनी हैज़ बीन स्टोलन. तो वो पुलिस को बताता है कि उसके पैसे चोरी हो गए. बट सिंस इट वुड मीन एडमिटिंग एम्बेजलिंग क्वेंटिन्स मनी, ही डजंट प्रेस द इशू. लेकिन उसे पता था कि अगर वो पुलिस को ज़्यादा इन्वॉल्व करेगा तो पुलिस क्वेश्चनिंग करेगी, और जिसमें ये बात साफ हो जाएगी कि उसने कैडी के पैसे चुराए हैं. इसलिए वो ज़्यादा पुलिस के पीछे नहीं भागता. ही देयरफॉर सेट्स ऑफ वंस अगेन टू फाइंड हर ऑन हिज ओन. और वो मिस क्वेंटिन को फिर से खुद ढूंढने लगता है, बट लूजेज हर ट्रेल इन नियर बाई मॉटसन एंड गिव्स हर अप एज गॉन फॉर गुड. लेकिन मॉटसन नाम की जगह पे वो जब जाता है तो उसे नहीं पता चलता कि उसके आगे मिस क्वेंटिन कहाँ गई है, और वो फिर उसके पीछे जाना छोड़ देता है. आफ्टर चर्च डिल्से अलाउज हर ग्रैंडसन लस्टर टू ड्राइव बेंजी इन द फैमिलीज डेक्रिपिट हॉर्स एंड कैरेज टू द ग्रेवयार्ड. और चर्च जाने के बाद डिल्से अपने ग्रैंडसन लस्टर को कहती है कि तुम बेंजी को घोड़ा गाड़ी में घुमाओ. और वो जो घोड़ा गाड़ी थी काफ़ी टूटी फूटी थी, और वो लोग ग्रेवयार्ड जहाँ पर कब्रें होती हैं वहाँ वो लोग जाते हैं. लस्टर डिसरिगार्डिंग बेंजीज सेट रूटीन ड्राइव्स द रॉन्ग वे अराउंड अ मॉन्यूमेंट. तो जहाँ से वो लोग हमेशा जाया करते थे वहाँ से ना जाकर वो किसी दूसरी जगह से ले जाने लगता है लस्टर, प्रोवोकिंग बेंजी इनटू हिस्टेरिकल सॉबिंग. और इससे बेंजी डर जाता है और जोर जोर से रोने लगता है. जेसन सडनली अपीयर्स, स्लैप्स लस्टर, टर्न्स द कैरेज अराउंड एंड इन एन अटेम्प्ट टू क्वाइट बेंजी हिट्स बेंजी, ब्रेकिंग हिज फ्लावर स्टॉक.
तो तब जेसन वहाँ अचानक आता है और लेस्टर को वो एक झापड़ मारता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, और वो फिर उस घोड़ा गाड़ी को खुद घुमाता है और बेंजी को वो चुप करवाने की कोशिश करता है, और चुप करने के लिए वो बेंजी को एक झापड़ मारता है, ब्रेकिंग हिज फ्लावर स्टॉक, और बेंजी के हाथ में जो एक फूल होता है उसको भी वो तोड़ देता है, व्हाइल स्क्रीमिंग शट अप, और वो बेंजी को चुप होने के लिए जोर से चिल्लाकर कहता है। आफ्टर जेसन गेट्स ऑफ द कैरेज एंड लेस्टर हेड्स होम, बेंजी सडनली बिकम साइलेंट। तो उसके बाद जब जेसन कैरेज से उतरता है, घोड़ा गाड़ी से उतरता है और लेस्टर घर जाता है, तो बेंजी अचानक बहुत शांत हो जाता है। लेस्टर टर्न्स अराउंड टू लुक एट बेंजी एंड सीज बेंजी holding his drooping flower. Benji's eyes are empty and blue and serene again. तो लेस्टर बेंजी की तरफ देखता है तो बेंजी का फूल मुरझा गया होता है और उसकी आंखें एकदम ब्लैंक हो गई होती हैं। सो यहीं पे हमारा नॉवेल ख़त्म हो जाता है। आई होप आपको ये समझ में आया हो। इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।